सदा खुश रहो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपके सामने इस पुस्तक के बारे में। आप देख सकते हैं कहानी संग्रह है और इसकी रचिता है विनीता मलिक नवीन। जी हाँ, तो दोस्तों आज मैं यह पुस्तक लाई हूं आपके लिए। और कहानी संग्रह है, इसमें 14 कहानियां हैं। हार्ड बाउंड में 2021 में प्रकाशित हुई है और शब्द श्री प्रकाशन सोनीपत से प्रकाशित हुई है। मूल्य मात्र 300 रुपए और पृष्ठ 127। तो मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी विनीता जी के बारे में। विनीता जी, इनका जन्म हुआ गांव लाखन माजरा रोहतक में और इन्होंने बीए, बीएड, एमए, एमफिल, नेट, स्लेट, एचटीटी 3 बार इन्होंने की है। ये क्वालिफिकेशन है इनकी। 3 कहानी संग्रह आ चुके हैं, उपन्यास प्रकाशनाधीन है, अनेक संस्थाओं से जुड़ी हैं, अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। हिंदी प्राध्यापिका हैं ये, प्राध्यापिका राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी। जी हाँ, ये परिचय था विनीता जी का। और इसकी खासियत थोड़ा सा मैं बता देना चाहूंगी। मुख पृष्ठ यह मेरे द्वारा तैयार किया गया, आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं। और फ्लैप पर मीना देवी। जी हाँ, फ्लैप पर लिखा है मीना देवी, सहायक प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय बड़ौदा। उन्होंने कहा है कि भाषा और भावों में अद्भुत सामंजस्य है। इन कहानियों में तकनीक की कुशलता के साथ साथ भावनाओं की अनूठी पकड़ है। और बैक फ्लैप पर लिखा है अनिल कुमार, अध्यापक हैं विद्या भारती हाई स्कूल भिवानी के। इन्होंने कहा है कि समाज में व्याप्त पुरानी रूढ़ियों, बुराइयों, नारी दुर्दशा का यथार्थ चित्रण ही नहीं है इसमें, अपितु लेखिका अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में आमूल चूल परिवर्तन की क्रांतिकारी चाह भी रखती हैं। तो ये था इनके बारे में इस पुस्तक में जो फ्लैप पर लिखा है। और यह पुस्तक लेखिका ने समर्पित की है स्वर्गीय श्री रोहतास सिंह हवलदार, इनके ससुर हैं, उनके श्री चरणों में। और आत्मकथ्य है, इन्होंने लिखा है अपने आत्मकथ्य में कि पहले कहानी या उपन्यास पढ़कर जो तृप्ति मिलती थी, अब वह शांति, सुकून, राहत सब कुछ लिख कर मिलती है। वास्तव में यादें जब कागज पर उतरती चली जाती हैं तो असीम सुख की प्राप्ति होती है। लिखते वक्त कभी रोती हूँ, हंसती हूँ, गुनगुनाती हूँ। और इन्होंने लिखा है बड़ी मौज है लेखन में कि बहते चलो उन्मुक्त गगन में उड़ते रहो। सृजन प्रक्रिया मुझे अत्यंत आनंदमयी लगती है, ऐसा विनीता जी ने कहा। और सही कहा, क्योंकि मुझे लगता है सभी लेखक ऐसा ही महसूस करते हैं। और भूमिका लिखी है प्रतिष्ठित वरिष्ठ साहित्यकार अमृतलाल मदान जी। उन्होंने कहा है कि ये कहानियां पढ़ते हुए मेरे मन में जो प्रमुख अनुभूति उभरी वह यह है कि हमारे ग्रामीण समाज में अभी भी पढ़ी लिखी तथा नौकरी करती स्त्री की स्थिति घरेलू सामान्य स्त्री की सी है। उस पर नौकरी के अलावा गृह संचालन की भारी जिम्मेदारी ही उससे कुछ मर्यादाओं और रूढ़िगत प्रथाओं के पालन की अपेक्षा की जाती है। आगे इन्होंने कहा है कि भाषा सरल है कहानियों की, कहीं कहीं विदुषी। विनीता जी ने सूत्रात्मक वाक्य भी दिए हैं जो उनके गहन अनुभव की उपज हैं। और अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि जो मैंने ऐसा महसूस किया कि इन 14 कहानियां जो हैं, इनके पात्र ये ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कस्बों से आते हैं। स्त्री पात्र अधिक हैं। स्त्री संसार है जिसकी पीड़ा है, छोटे छोटे सुख हैं, छोटी छोटी चाहते हैं, लेकिन बड़े बड़े संघर्ष हैं। बड़ी वेदना है जो भीतर छिपी है, संवेदना है जो उचक उचक कर कांधा भी देती है किसी रोते चेहरे को। इनमें स्त्री के अपने तर्क हैं, अपनी जद्दोजहद है, अपनी कोशिश है, समायोजन की जिद है, हार ना मानने की शक्ति है, दुख को पछाड़ने की। विनीता ने नैसर्गिक तरीके से लिखा, प्रवाहमयी रोचक ढंग से कही बात। इसमें परियों की बातें कहीं नहीं है। इसमें समाज के रीति रिवाज से बंधी है स्त्री तो तोड़ने का साहस भी है। उसमें सीख देती हैं कहानियां तो कुछ किनारों से वेग के साथ टकराती उन्हें तोड़ती भी हैं। अभिव्यंजना है इनमें,
सरल भाषा है, मैं शैली का प्रयोग किया है, गढ़न भी सहज है, कोई बनावट नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य है, सब कुछ जैसा देखा वैसा लिख दिया। एकाध अशुद्धि है, जैसे दिव्यांग कहानी में पृष्ठ 102 पर टेसुए बहाता लिखा, इन्होंने टसुए होता है वो। ऐसे ही ओदा कहानी में पृष्ठ 123 पर इन्होंने लिखा सोने की मुर्गी है, सोने की मुर्गी नहीं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। एक है पेट का लॉकडाउन, पृष्ठ 67 पर इन्होंने झूठे बर्तन लिखा है। बर्तन झूठ नहीं बोलते, झूठे नहीं होते, बर्तन झूठे होते हैं। ऐसे ही एक है ऑनलाइन एजुकेशन, इसमें किस्सा गोई मुझे कम लगी और सीख ज्यादा, यानी ज्ञान वितरण इन्होंने ज्यादा किया। इसमें कहानी थोड़ी कम महसूस हुई मुझे। अब प्रथम कहानी शीर्षक कहानी है सदा खुश रहो, बहुत अच्छी कहानी है। मेघा यानी बदलिया, बादल बदलिया को कहते हैं, बदली को, और दीपक जिसके बुझने के अवसर बढ़ जाते हैं जब मेघा बरसती है, यानी दोनों का साथ मुमकिन नहीं। मेघा चरित्र से मजबूत है, जो अपनी हद जानती है, जो निभाना जानती है क्योंकि वह मेघा की मजबूरी, जो निभाना जानती है, जो फिसलना चाहती है पर फिसलती नहीं है। दीपक का भी मन पवित्र है क्योंकि वह मेघा की मजबूरी पहचान गया। साफ शफाक प्रेम कैसा होता है आप पढ़कर जान जाएंगे। इसमें प्रैक्टिकल मेघा है, धार्मिक मेघा है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र मानती मेघा है, और सदा खुश रहो का आशीर्वचन लेती पाती मेघा संतुलित रिश्ता निभाती है। इसमें आशीर्वचन भी गलत लिखा है, शाह के ऊपर रेफ लिखा है, जबकि वाह के ऊपर रेफ आएगा। बहुत अच्छी सशक्त कहानी है क्योंकि इसकी जो स्त्री पात्र है वह मजबूत है, मन से सशक्त है। कलह मुक्ति कहानी, दो स्त्रियों में पिसता पति पुरुष जो है, मां और पत्नी की लड़ाई होती है, घर को षड्यंत्र ग्रह बना दिया दोनों ने। इसका मुख्य पात्र पुरुष है, उसके पिता ने दोनों को सीधा करा तो सारी लड़ाई खत्म हो जाती। बहुत ही रोचक कहानी है। और एक कहानी है जो वन गए सो बन गए, प्रतीकात्मक उक्ति का संदेश पूर्ण अर्थ। कैरियर चुनते समय और घर वाला चुनते समय दिल से काम लेना चाहिए, दिमाग से नहीं। नोट कूटने वाला पति और नोट कमाने वाला कैरियर ठीक नहीं होता। इसमें ठोकरों ने स्त्री का जो मुख्य पात्र थी उसका जीवन बना दिया, क्योंकि वह समझ गई कि उसे कैरियर कौन सा चाहिए। कैरियर तो वह बदल लेती है, लेकिन पति बदलना संभव नहीं था उसके लिए। लेकिन उसने साहस नहीं खोया और उसने कैरियर में ही अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, पुस्तकों के प्रति, साहित्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया और अपना ध्यान पूरी तरह वहां से हटाकर साहित्य के प्रति लगा लिया। इससे निराशा कम हुई, उसका आत्मबल बढ़ा। एक कहानी है महिला रक्तदान, बड़ी अच्छी कहानी है। रक्तदान, वैसे रक्तदान करना पुरुष या महिला नहीं होता, तो मुझे शीर्षक थोड़ा अटपटा लगा, महिला रक्तदान। यह महिला का रक्तदान था, क्योंकि महिला रक्तदान कोई शब्द नहीं है। रक्तदान जैसा मैंने बताया उसका कोई लिंग नहीं होता। थीम बहुत अच्छा है इसका। सच्चाई है कि महिलाएं रक्ताल्पता की शिकार होती हैं, यहां महिलाएं प्रेरक की भूमिका निभा सकती हैं। यह एक रोचक कहानी है, प्रेरक कहानी। कौन सा मुक्ति मार्ग, बहुत अच्छी कहानी है। गुरु दीक्षित व्यक्ति का संसार अलग होता है। माइंड वॉश करना अद्भुत कला है जो गुरु जानते हैं। लेकिन पात्र प्रश्न करती है कि सभी धर्म गुरुओं को कहती है मेरा शत शत नमन, बस मुझे मुक्ति मार्ग कहां से मिलेगा। सच में एक स्त्री नहीं जानती कि उसका कौन सा मुक्ति मार्ग है। पेट का लॉकडाउन सच्ची कहानी लगती है। स्त्रियां तो वैसे भी आदिकाल से लॉकडाउन का पालन कर रही हैं। यह निम्न वर्ग की स्त्री कहती है सरकार ने देश का लॉकडाउन तो कर दिया, तो ईश्वर को भी पेट का लॉकडाउन कर देना चाहिए, मजा तो तभी आएगा। वह दुखी है, गरीबी से दुखी है, अपनी परिस्थितियों से परेशान है। एक कहानी है लिव इन रिलेशनशिप। यह कहानी मुझे ऐसा लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप का अर्थ समझ लेना चाहिए। लिव इन विवाह के बिना जब एक
कुंवारा पुरुष और एक कुंवारी स्त्री, लड़की जो है कुंवारी लड़की और कुंवारा लड़का, पुरुष स्त्री तो बाद में हो जाते हैं। जब वे साथ रहते हैं बिना शादी के तो लिव इन रिलेशनशिप होता है, लेकिन इसमें तो अवैध संबंध है सीधे सीधे, क्योंकि एक पुरुष पत्नी के रहते हुए बाहर मुंह मारता है तो इसे लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहेंगे, अवैध रिश्ता ही कहेंगे। और कहते हैं कि लंगोट के कच्चे आदमी की ये कहानी है, और इसमें एक जगह कहा भी है, वे कहती है पात्र कि मुझे तो पसंद नहीं आते इस तरह के लोग। साथ में अंत में प्रश्न भी करती है, पत्नी कहती है कि आज मेरा नंबर है, कल देखें किसका नंबर आएगा। इसके लिए तो हर स्त्री को अपने हक के लिए लड़ना होगा। और अब मैं बताती हूँ, फ्लैट कल्चर बहुत अच्छी कहानी है। इसके माध्यम से लेखिका ने इस युग का कल्चर बताया है जहाँ फ्लैट में नहीं दिलों में जगह कम हो गई। बच्चे ना सोशल रहे हैं ना संस्कारी, हाँ सोशल नेटवर्क पर बेहद एक्टिव हैं, बुजुर्ग अकेले तड़प रहे हैं। अंतिम दिन कहानी आत्महत्या करने वाले डरपोक की कहानी है। ऑनलाइन एजुकेशन कहानी दिलचस्प कहानी है। बच्चों, अध्यापक गण, अभिभावकों की दशा में बदलाव आया है, क्या क्या झेलना पड़ रहा है इस कोरोना काल में, इसकी कहानी है। दिव्यांग कहानी बहुत अच्छी है। एक माँ की जीवटता की कहानी है, माँ की ममता की कहानी है, भावुक कहानी है। एक पत्र स्वर्गीय भैया के नाम, आत्महंता भाई से सवाल पूछती बहन है इसमें, और अंत बड़ा भावुक करने वाला है कि नरक, और लिखा है लास्ट अंत में कि नरकवासी बहन की चिट्ठी सच में आंसुओं पगी है। मुक्तिदाता कोरोना घरेलू सहायिका की गरीबी की कथा है, दुर्दशा पर विलाप करती है। अंतिम कहानी ओहदा कहानी है, पुरुष दंभ की कहानी है। पत्नी कमतर होनी चाहिए पति से, इस 18वीं सदी की सोच की कहानी है। पति प्रेमी की प्यासी आत्मा को साहित्य से प्रेम हो गया और वह उन्नति करती चली गई। उसने अपने पैरों पर खड़े होना सीखा और ईंट का जवाब पत्थर से देना भी सीखा। कोरोना का अभिशाप नहीं मानती इस कहानी की पात्र, बल्कि वरदान मानती है। उसे ऊंचा ओहदा मिला, लेकिन बदले में ताने खाने पड़े जो उसकी आदत बन चुकी है। यहां मुझे नायिका थोड़ी कमजोर लगी, जो उसे नहीं पढ़ना चाहिए। कमजोर स्त्री की मजबूत स्त्री में बदलती छवि मुझे इन कहानियों में लगी, जो पूरी तरह से स्पष्ट तो नहीं है, थोड़ा समय लगेगा और हम इंतजार करेंगे सभी उस क्षण का, कयामत तक। तो दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश कि सदा आप ही खुश रहिए। शुक्रिया दोस्तों।